हेलो एवरीवन। तो आज हम जो आपका चैप्टर 2 सॉल्यूशन हम कर रहे थे, तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो आज इस पार्ट में ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर को समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है, एक कंटेनर ले लिया। कंटेनर में मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, और ऊपर से मैं इस कंटेनर को क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। मैंने इस कंटेनर को बंद कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट करना शुरू कर दिया। मैंने इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया, थोड़ा सा हीट करना शुरू कर दिया। तो हीट करने की वजह से क्या होगा, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, कुछ एक पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी वो कहाँ चले जाएंगे, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा, तो वो क्या बोलता है, जब हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं उसकी क्या हो जाती है, पार्टिकल्स में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। जैसे कि आपने देखा है, जब हम पानी को बॉयल करना शुरू करते हैं तो सारा की सारा पानी एक बारी में ऊपर नहीं जाता है। पहले आपका थोड़ा सा पानी जाएगा, वो पार्टिकल्स पहले जाएंगे जिनकी एनर्जीज ज़्यादा होगी। तो होगा क्या, कुछ एक पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, आपके लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन बोला जाता है, इवेपोरेशन। तो होगा क्या, जो गैसियस पार्टिकल्स आपके ऊपर होंगे ये क्या करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन करते रहेंगे, क्योंकि ये कौन सी स्टेट में चले गए हैं, गैसियस स्टेट में चले गए हैं। तो गैसियस स्टेट में जब भी पार्टिकल्स जाते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। अब होगा क्या, कुछ एक पार्टिकल्स ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन ये क्या आएंगे, लिक्विड सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, लिक्विड सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे और दोबारा कहाँ पे हो जाएंगे, दोबारा लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, जो है हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है आपका, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक दूसरी प्रोसेस शुरू हो जाएगी जिसको बोला जाता है कंडेंसेशन। डिटेल में ऑलरेडी हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में काम आएगा। तो होगा क्या, बेसिकली देखा जाए, जब हम वाटर को हीट करने लगेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली आपकी दो प्रोसेसेस साथ में चलेगी। एक होगी इवेपोरेशन, जिसमें जो आपके लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे और वो लिक्विड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे, गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। वेयर एज एट द सेम टाइम जो आपके गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स होंगे ड्यूरिंग देयर, जब वो रैंडम मोशन करते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो कुछ एक जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ती रहेगी, एक स्टेज यहाँ पे ऐसी आ जाएगी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे। मान लो अगर 4 पार्टिकल एक टाइम में ऊपर जा रहे हैं तो 4 पार्टिकल कहाँ आएंगे आपके एक टाइम में नीचे भी आएंगे। मतलब जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। क्योंकि जो ये दोनों प्रोसेसेस है क्या हो रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। तो जब जितना ज़्यादा आपका इवेपोरेशन हो रहा होगा उतना ही अगर आपका कंडेंसेशन हो रहा होगा, तो स्टेट में हम क्या बोलते हैं, जो हमारा सिस्टम है वो किस में आ गया है, इक्विलिब्रियम में। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम को बोला जाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं आपके, केमिकल और फिजिकल। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो आपका वाटर है लिक्विड स्टेट एज वेल एज जो वाटर है गैसियस स्टेट, इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू फिजिकल स्टेट, जब आपकी जो दो स्टेट है वो क्या करती है, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। ओके जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा उस टाइम जो गैसियस पार्टिकल आपके ऊपर प्रेजेंट होंगे, जितना ये क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्योंकि ये क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली भागते रहते हैं। तो भागेंगे तो इस कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे, वॉल के साथ टकराएंगे तो क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में ये जितना भी प्रेशर इधर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर। उस प्रेशर को नाम दिया जाता है वेपर प्रेशर, ठीक है जी। तो वेपर प्रेशर का मतलब है जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर्स लिक्विड सरफेस के ऊपर, जब जो आपका सिस्टम है वो किस में आता है, इक्विलिब्रियम में आता है, उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। तो जो वेपर प्रेशर है आपका, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अगर होगा क्या, बेसिकली अगर आपकी जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, देखा जाए अगर आपकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, बहुत ज़्यादा, मतलब पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा, तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा।
ठीक है जी। और दूसरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स ऊपर ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो टेम्परेचर के ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको थोड़ा पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वहीं से हम फिर किसके ऊपर आएंगे, रॉल्स लॉ के ऊपर आएंगे, क्योंकि रॉल्स लॉ इज रिलेटेड टू आपका आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो पहले बात करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन की। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे कि वो क्या होता है, फिर यहाँ से हम रॉल्स लॉ के ऊपर सीधे डायरेक्ट जाएंगे। ओके, तो बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें जो आपकी सारी इंटरेक्शंस होती है, सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, वो सारी इंटरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है जी। जैसे मान लो मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, कंटेनर में मान लो मैंने ले लिया है सॉल्यूट। ठीक है, लेट अस सपोज जो सॉल्यूट के पार्टिकल है उनको मैं डिनोट कर रहा हूँ ए से। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल है इनके बीच भी क्या होगी, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, इनके बीच भी क्या होगी, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है जी। और दूसरा मैंने एक और कंटेनर ले लिया जिसमें मैंने क्या डाल दिया, सॉल्वेंट के पार्टिकल डाल दिया, जिनको मैं डिनोट कर रहा हूँ कैसे, बी से। ठीक है जी। तो इसमें हमारे सारे के सारे कौन है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। तो कुछ ना कुछ क्या होगी, इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, कुछ ना कुछ इनके बीच में क्या होगी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब क्या हुआ, मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को आपस में मिक्स कर देता हूँ। मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद इस वाले में क्या आ जाएगा, ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी इन दोनों के बीच एग्जिस्ट कर रही है, उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी इन दोनों के बीच भी एग्जिस्ट करेगी, और उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी ए और बी के बीच भी एग्जिस्ट करेगी। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें जो सारी इंटरेक्शन है आपकी, ठीक है, सारी इंटरेक्शन बोले सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरेक्शन, ठीक है, उतनी इंटरेक्शन किसके बीच हो रही है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच भी हो रही है, उतनी ही इंटरेक्शन किसके बीच होगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच होगी। मतलब ऐसे सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो आपकी इंटरेक्शंस हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है। जितनी फोर्स, जितना प्यार ए को यहाँ पे मिल रहा है उतना ही प्यार ए को का मिल रहा है। सॉल्यूशन जब बन रहा है तब उसको इतना ही प्यार मिल रहा है। मतलब जितनी भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे सॉल्यूट सॉल्यूट के फोर्स की बात की जाए, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की फोर्स की बात की जाए, सॉल्यूट सॉल्वेंट की फोर्सेस की बात की जाए, जितनी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोला जाता है, आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है, जिसमें सारी इंटरेक्शंस क्या होती है आपकी, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है जी, ओके। तो दूसरी और चीज़ क्या है इसमें, अगर मैं बात करूं जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ है, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ है, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ना तो एनर्जी का, देखो अगर मान लो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एनर्जी का रिलीज होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है तो वहाँ पे एनर्जी हमारे को देनी पड़ती है। तो अगर देखा जाए सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होने की वजह से, तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब एंथैल्पी, तो एंथैल्पी में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता। एंथैल्पी में चेंज कब आता है, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस में चेंज आता है। बट यहाँ पे हर जगह अट्रैक्टिव फोर्स सेम है, इसीलिए एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा, जब एंथैल्पी में चेंज नहीं आ रहा, जब अट्रैक्टिव फोर्स में चेंज नहीं आ रहा, मतलब जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम भी उतनी, उसकी जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम किसके बराबर है, जितनी वॉल्यूम ए की है, जितनी वॉल्यूम बी की है। क्योंकि यहाँ पे जब सॉल्यूशन बन रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होने की वजह से जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी कितना होगा, 0 होगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल हो गया आपके बेंजीन और टॉल्यून हो गया, ठीक है, आपका एग्जाम्पल हो गया बेंजीन और टॉल्यून हो गया आपका, ठीक है, आपका हेक्सेन और हेप्टेन हो गया आपका, ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया, ब्रोमोइथेन और आइडोइथेन हो गया। ये सारे आप क्या कर सकते हो, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, वो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। अभी आइडियल सॉल्यूशन के बेसिस पे हमारे पास एक लॉ आता है जिसको बोला जाता है रॉल्ट्स लॉ, जिसको क्या बोला जाता है, रॉल्ट्स लॉ। ठीक है जी, RAOULTS, रॉल्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट जी, बहुत बार रिपीट हो चुका पेपर में, रॉल्ट्स लॉ। ठीक है जी, तो रॉल्ट्स लॉ क्या बोलता है, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर,
at a given temperature for solution of volatile liquid। दो रॉड्स लॉ है आपके, ठीक है। एक में बात करें सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, जब आपके जो सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो कैसे है, वॉलेटाइल। फॉर सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द प्रेशर exerted by each component is directly proportional to their mole fraction in solution, is directly proportional to their mole fraction in solution। ओके, अब रॉड्स लॉ को हम समझेंगे कि रॉड्स लॉ आपका क्या बोलता है। तो बेसिकली जो ये रॉड्स लॉ है, पहले हम बात करने वाले हैं किसके लिए, अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है, वॉलेटाइल लिक्विड का, मतलब सॉल्यूट भी आपका वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी आपका वॉलेटाइल है। लेट अस सपोज हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, हमने क्या बनाया, एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया है जिसमें आपके दो कंपोनेंट हैं, एक है कंपोनेंट ए, एक है कंपोनेंट ए, ठीक है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं सॉल्यूट, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और एक है आपका कंपोनेंट बी और एक है आपका कंपोनेंट बी। ओके जी, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया हमने, आपस में मिक्स कर दिया। इन दोनों को हमने आपस में मिक्स कर दिया तो हमारा क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। ओके, तो अगर सॉल्यूशन में देखा जाए तो जो आपके दोनों कंपोनेंट हैं ये कैसे हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट। कैसे कंपोनेंट है, वॉलेटाइल, ठीक है जी। तो ये दोनों कंपोनेंट कैसे हैं आपके, वॉलेटाइल। ओके, ध्यान से समझेंगे आप रॉड्स लॉ के बारे में। ओके, तो बेसिकली जो रॉड्स लॉ है वो किसके लिए वैलिड है, आपके आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। जो आपका रॉड्स लॉ है वो किसके लिए है, आपके आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। ओके, अभी हमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें जितनी ए इंटरेक्शन है, मतलब जितनी अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे है उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे भी होगी, उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे भी होगी। ओके, अब देखो जो हमारा ए कंपोनेंट है वो कैसा है, वॉलेटाइल है। वो कैसा है, वॉलेटाइल, और इसको बोलते हैं प्योर कंपोनेंट। प्योर इन द सेंस, प्योर हम तब बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे आपके क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल प्रेजेंट है। ये कैसा सब्सटेंस है, आपका प्योर सब्सटेंस है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्योर कंपोनेंट। जब आपका सारा की सारा ए ही प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे सारा की सारा बी है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, प्योर कंपोनेंट बोला जाएगा, प्योर कंपोनेंट। ओके, और जो बी है वो भी कैसा है आपका, वॉलेटाइल। ओके, अब वॉलेटाइल क्या होते हैं, जो क्या होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में कहाँ चले जाते हैं, गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोलता है, मान लो मेरे पास ए कंपोनेंट है, कैसा है, वॉलेटाइल है, तो कुछ ना कुछ जो ए पार्टिकल्स हैं वो कहाँ होंगे, आपके गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होंगे। कुछ कोई ना कोई ए पार्टिकल, कुछ ना कुछ अमाउंट ए पार्टिकल का कहाँ प्रेजेंट होगा, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा। अच्छा जी, तो गैसियस स्टेट में ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि गैसियस पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली भागते रहते हैं, तो ये कुछ ना कुछ क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेट अस सपोज वो कितना हो गया, पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब है प्योर कंपोनेंट ऑफ ए का वेपर प्रेशर। तो बी भी कैसा है, वॉलेटाइल है, तो वो भी क्या करेंगे, कुछ एक पार्टिकल गैसियस स्टेट में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेट अस सपोज वो कितना है, पी नॉट बी। ओके, अब रॉड्स लॉ क्या बोलता है कि जब हम इन दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करेंगे और इनका क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इनका क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो रॉड्स लॉ क्या बोलता है, अब सॉल्यूशन में ए भी होगा, बी भी होगा, दोनों कंपोनेंट कैसे, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल है तो सॉल्यूशन में कुछ एक ए के पार्टिकल ऊपर जाएंगे, कुछ एक बी के पार्टिकल भी कहाँ जाएंगे, गैसियस स्टेट में जाएंगे। तो रॉड्स लॉ ने क्या बोला कि कितना प्रेशर ए कंपोनेंट लगाएगा या कितना प्रेशर बी कंपोनेंट लगाएगा, ये डिपेंड करेगा कितना उनका मोल फ्रैक्शन दे रखा है हमारे को, कहाँ पे, सॉल्यूशन में। मतलब सॉल्यूशन में ए की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या मोल फ्रैक्शन है ए का, वो कितना दे रखा है, जितना ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में होगा उतना ही वो क्या करेगा, ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और जितना मोल फ्रैक्शन बी का सॉल्यूशन में दे रखा होगा उतना ही बी क्या करेगा, ऊपर प्रेशर एक्सर्ट
करेगा। इसका मतलब है जितना प्रेशर ए कंपोनेंट यहां पे एग्जर्ट करा पी नॉट ए की फॉर्म में, मतलब जब वो प्योर कंपोनेंट की फॉर्म में है उतना ही प्रेशर जो ए है वो क्या करेगा, यहां पे भी एग्जर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपका प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए को यहां पे मिल रही है उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए को यहां पे भी मिलेगी। मतलब जितना प्रेशर वो प्योर कंपोनेंट में लगा रहा है उतना ही प्रेशर वो यहां पे भी लगाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो रॉल्स लॉ है वो किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। मतलब जितना प्रेशर आपका ए यहां पे लगाएगा, सॉल्यूशन के अंदर लगाएगा, उतना ही प्रेशर ए का एग्जर्ट कर रहा है, यहां पे भी एग्जर्ट कर रहा है। तो मतलब अगर ए पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल लगा रहा है 2 यूनिट का प्रेशर, तो यहां पे भी वो कितने यूनिट का लगा रहा है, 2 यूनिट का। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे है ए पार्टिकल में उतनी यहां पे भी है। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि सॉल्यूशन में जितने भी आपके कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे वो सॉल्यूशन में उतना प्रेशर लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा उनके मोल फ्रैक्शन के ऊपर कि उनका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन की फॉर्म में कितना दे रखा है। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, लेट अस सपोज एक्स ए इज अ मोल फ्रैक्शन, और पी बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने से यहाँ क्या आ जाएगा आपका पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ क्या आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। तो जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो कैसे निकलेगा, पी ए प्लस पी बी। तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो इतना प्रेशर यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में लगाया जाएगा। ए कंपोनेंट इतना प्रेशर लगाएगा, बी कंपोनेंट इतना प्रेशर लगाएगा। तो जितना भी ये प्रेशर लगाएंगे वो डिपेंड करेगा, कहते हैं इनके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर ए का मोल फ्रैक्शन मान लो ज़्यादा है तो ए के ज़्यादा पार्टिकल ऊपर जाएंगे, ज़्यादा पार्टिकल ऊपर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, अगर बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो बी के ज़्यादा पार्टिकल ऊपर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये है आपका रॉल्स लॉ, ये हो गया आपका रॉल्स लॉ। और ध्यान रखना ये रॉल्स लॉ किसके लिए वैलिड है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन जिसमें ये जितना ए को यहाँ पे फोर्स मिल रही है ए की वजह से, उतनी फोर्स ए को यहाँ पे किसकी वजह से मिल रही है, बी की वजह से। मतलब जो ये सारी इंटरेक्शंस हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका रॉल्स लॉ किसके लिए, वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए। वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए ये है आपका रॉल्स लॉ। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ग्राफिकली लेट अस सपोज यहाँ पे सारा की सारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 1, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 1, तो बी का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन 0 होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा इस टाइम वो सारा की सारा किसकी वजह से लगेगा, ए की वजह से, क्योंकि यहाँ सारे की सारे क्या है, ए है। तो इसको बोल दिया हमने पी नॉट ए। अब होगा क्या, जैसे जैसे हम परे जा रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, जितना ए का मोल फ्रैक्शन उतना ही वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो परे के लिए मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो प्रेशर की वैल्यू भी कम होगी। वेयर एज यहाँ पे जो सारा की सारा प्रेशर है वो किसकी वजह से आएगा, बी की वजह से। इधर को आते हैं तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जो टोटल प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो किसके आ जाएगा, पी नॉट ए सॉरी पी ए प्लस पी बी, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि जो आपका रॉल्स लॉ है वो क्या है, एक स्पेशल केस है आपका हेनरी लॉ का। ठीक है जी, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है जी, कि जो आपका रॉल्स लॉ है वो क्या है, हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है, हेनरी लॉ का। ठीक है, तो वो भी अब हम समझेंगे। तो ये हो गया आपका रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग, जिसमें आपका वॉलेटाइल कंपोनेंट होंगे दोनों की दोनों। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रॉल्स लॉ की, रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये क्या बोलता है, एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड sorry for at a given temperature for a solution of non-volatile solute, total pressure of solution, total pressure of
solution will be equal to pressure exerted by solvent only। ओके, अब ध्यान से समझेंगे। अब हमने जो सॉल्यूट ऐड किया है, ठीक है, मान लो दो कंपोनेंट है हमारे, एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट। अभी मान लो मेरे पास यहाँ पे सारा की सारा कौन सा कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट, ठीक है। ओके, क्योंकि देखो जो भी आपका इवेपोरेशन हो रही है, बेसिकली इवेपोरेशन कैसा फेनोमेना है, सरफेस फेनोमेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जितने पार्टिकल सरफेस में आएंगे उतने ही पार्टिकल कहाँ जाएंगे, आपके ऊपर जाएंगे, और उतना ही वो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ओके, मान लो यहाँ पे अभी सारा की सारा मेरा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस सॉल्वेंट में मैंने क्या ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इस सॉल्वेंट में मैंने क्या ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ए से, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ए से। तो होगा क्या, जैसे ही मैं इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूँगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही मैं इसमें ऐड करूँगा, तो होगा क्या, यहाँ पे सरफेस में आपके बी के पार्टिकल तो होंगे ही होंगे, साथ में क्या आ जाएंगे, ए के पार्टिकल भी आ जाएंगे। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बोले तो जो ऊपर नहीं जाता, मतलब जिसकी इजीली इवेपोरेशन नहीं होती है, उसको बोला जाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ओके, अब हुआ क्या, पहले जो आपका सारा की सारा कौन था, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सारे के सारे कहाँ जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, और क्या एक्सर्ट कर रहे थे, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। मान लो एक एग्जांपल समझते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारे के सारे जो 7 पार्टिकल बना देता हूँ, 7 पार्टिकल है, साथ के साथ किसके पार्टिकल है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट के। तो ये सारे के सारे पार्टिकल कहाँ जाएंगे, ऊपर गैसियस फेज में जाएंगे। गैसियस फेज में जाएंगे तो सारे के सारे पार्टिकल ऊपर क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या एक्सर्ट करेंगे, ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वेयर एज जैसे ही आप सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो होगा क्या, अब जो ए के पार्टिकल ये भी होंगे सरफेस में, बी के पार्टिकल भी कहाँ होंगे, सरफेस में। अब है क्या, अब इवेपोरेशन तो सरफेस फेनोमेना है, तो ए के पार्टिकल है नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि जो आपके ए के पार्टिकल है वह ऊपर नहीं जाएंगे, वो ऊपर नहीं जाएंगे। तो ऊपर सिर्फ बी के 1 2 3 4 ही पार्टिकल ऊपर जाएंगे और क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मतलब जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या करते हैं, वॉलेटाइल सॉल्वेंट की जगह घेर देते हैं, और ये ऊपर नहीं जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कहाँ होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि सरफेस में क्या आ जाएंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वजह से आ रहा है। क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल है नॉन वॉलेटाइल, मतलब जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है। उसमें सॉल्यूट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो हम बोल सकते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P0B XP के बराबर। जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो किसकी वजह से हो जाएगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो आपका रॉड्स लॉ है वो क्या एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। क्योंकि आपने देखा है पिछली बार हमने जब हमने हेनरी लॉ किया था, तो हेनरी लॉ ने क्या बोला था कि जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता था जिसको बोलते हैं हम हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो रॉड्स लॉ स्पेशल केस क्यों है हेनरी लॉ का, क्योंकि दोनों में अगर देखा जाए यहाँ पे प्रेशर है, इधर भी प्रेशर हो गया सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉरी प्रेशर हो गया किसी भी सॉल्यूशन में, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ये भी हो गया मोल फ्रैक्शन। जब आपका P0B की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, KH की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो उस केस में हम बोलते हैं कि रॉड्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, जब आपके कांस्टेंट है दोनों, इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका रॉड्स लॉ है इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ।
ठीक है जी। तो ये थे आपका रॉल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वॉलेटाइल लिक्विड के लिए चाहे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, नेक्स्ट है हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब होता क्या है बेसिकली, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं हर एक टेम्परेचर, हर एक प्रेशर की कंडीशन में, ठीक है, जो क्या करते हैं, रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब जो कंपोनेंट के प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट। और नॉन आइडियल है जो डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, फॉलो रॉल्स लॉ। दूसरा, इसमें क्या होता है, जितनी जो इंटरेक्शन है, जो आपकी इंटरेक्शन है, ठीक है, किस किस के बीच, सॉल्यूट के बीच, सॉल्यूट के बीच, वो किसके बराबर होगी, सॉल्वेंट के बीच जितनी इंटरेक्शन है, और वो किसके बराबर होगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जितनी। मतलब इसमें क्या होती है, सारी इंटरेक्शंस आपकी सेम होती है, ठीक है जी। वेयर एज यहाँ पे क्या होती है, इंटरेक्शन डिफरेंट, इंटरेक्शन का मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो, बट इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो नहीं होता। अभी हम देखेंगे, इसके दो एग्जांपल हम करेंगे, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होता है, बट इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपका ज़ीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम इन सारी चीज़ों को क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है जी। तो दो तरह के हमारे पास आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से, और एक जो नेगेटिव डेविएशन। पहले हम बात करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ओके। तो देखा जाए आइडियल सॉल्यूशन क्या थे, जिसमें ए के बीच जितनी इंटरेक्शन थी, ठीक है, उतनी ही इंटरेक्शन किसके बीच थी, बी के बीच थी, और उतनी ही इंटरेक्शन किसके बीच थी, ए के बीच थी। मतलब आपके आइडियल सॉल्यूशन वो थे जिसमें सारी इंटरेक्शन क्या थी, बिल्कुल सेम थी, सारी इंटरेक्शन क्या थी, बिल्कुल सेम थी। अब हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव डेविएशन की, पॉजिटिव डेविएशन। तो बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन वो सॉल्यूशन शो करेंगे जिसमें जो ए इंटरेक्शन है और बी इंटरेक्शन है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा है, यहाँ पे भी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा है, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कैसी है, वीक है। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ए इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा, ए इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, बी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, और ए बी इंटरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या करते हैं, रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन क्या करते हैं, रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम समझेंगे कैसे ये सॉल्यूशन काम करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपकी होती हैं, ठीक है जी। ओके, तो अब देखिए ध्यान से समझेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा। ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, बात की जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच क्या है, बहुत ज़्यादा। वेयर एज यहाँ पे ए बी के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो ए के पार्टिकल्स है वो इजीली ऊपर वेपर फेज में नहीं जाएंगे। वेयर एज यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ए के पार्टिकल क्या चले जाएंगे, इजीली ऊपर चले जाएंगे। इजीली ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर जाके क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मतलब जितना प्रेशर एक कंपोनेंट यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ यहाँ, तो यहाँ पे ए का
कंपोनेंट क्या कर रहा है, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। वेयर एज यहाँ पे ए का पार्टिकल क्या कर रहा है, कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए की जो इंटरेक्शन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, वो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। किसे? रॉल्ट्स लॉ से। तो रॉल्ट्स लॉ क्या बोलता है, पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर। मतलब जितना वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में एक्सर्ट हो रहा है, उतना ही प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट होना चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर भी एक्सर्ट होना चाहिए। किसके द्वारा, ए के द्वारा। बट यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होने की वजह से अब यहाँ पे ए के पार्टिकल्स के बीच क्या है, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ए का पार्टिकल दूसरे ए को इजीली ऊपर जाने नहीं देगा। वेयर एज यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, वीक, तो ए का पार्टिकल क्या है, इजीली आपका ऊपर जा सकता है। तो जब वो इजीली ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि वो इजीली कहाँ चला जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। अगर बात करूँ सेम टेम्परेचर में, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से मान लो ए के पार्टिकल कितने, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पार्टिकल क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वेयर एज एट सेम टेम्परेचर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ए के क्या करेंगे, आपके ज़्यादा पार्टिकल ऊपर को चले जाएंगे। ज़्यादा पार्टिकल ऊपर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मतलब जो ए के पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट, एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। मतलब जितना प्रेशर ए के पार्टिकल सॉल्यूशन में एक्सर्ट कर रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट। ठीक है जी। तो इसके एग्जाम्पल हो गए इथाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन और एसीटोन, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का, अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का। तो अगर बात करूँ मैं अल्कोहल की, किसकी बात करूँ, अल्कोहल, तो अल्कोहल में क्या होता है, बेसिकली आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अल्कोहल में क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो होगा क्या, अल्कोहल अल्कोहल ए इंटरेक्शन, इनके बीच क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो ए इंटरेक्शन क्या होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। वेयर एज जब इसको किस में डाला जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में डाला जाएगा, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। मतलब जब साइक्लोहेक्सेन और अल्कोहल को मिलाया जा रहा है तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूट रहे हैं। ठीक है, तो मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, वीक हो रही है। तो सॉल्यूशन में ये क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर हमने ए और बी को आपस में मिक्स करना है, अगर हमने क्या करना है, ए और बी को आपस में मिक्स करना है। देखो बेसिकली क्या है, ये आपस में मिक्स कब होंगे, जब हम ए के बॉन्ड को तोड़ेंगे और बी के बॉन्ड को तोड़ेंगे, तब जाके आपका कब क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो ए बी है उसकी इंटरेक्शन है बहुत कम, मतलब जो इनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स है वो है बहुत कम। तो होगा क्या, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो वहाँ से क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पे ये इंटरेक्शन वीक होने की वजह से तो जो एनर्जी का रिलीज है वो क्या होगा, थोड़ा सा होगा, वो क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी का रिलीज होगा। वेयर एज ये इंटरेक्शंस कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग। तो इन दोनों को तोड़ने के लिए, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया जाए तो नेट इफेक्ट देखा जाए, ए और बी को आपस में मिलाने के लिए हमारे को क्या करनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। मतलब जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उससे कम एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसका मतलब है ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, बट ये इंटरेक्शन कैसी है, वीक है। अगर इसका नेट इफेक्ट देखा जाए, नेट इफेक्ट क्या होगा कि हमारे को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि हमको क्या करनी पड़ रही है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। क्योंकि ए और बी तभी मिक्स होंगे जब हम इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे और इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो इनको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या हो रही है, बहुत
कम हो रही है। तो नेट इफेक्ट अगर हम देखें तो एनर्जी देनी पड़ रही है। यहाँ पे दूसरा देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो जितनी वॉल्यूम वो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे थे या जितनी वॉल्यूम वो यहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे, यहाँ पे वो क्या करेंगे, उससे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी तो पार्टिकल नज़दीक नज़दीक थे, बट यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, वीक हो गई, तो पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए। दूर दूर होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, आपका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा होगा आपका, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब इनको आपस में डिसॉल्व करने के लिए हमारे को एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वाली इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है और ये वाली इंटरेक्शन वीक है। जितनी एनर्जी हमारे को देनी पड़ रही है उसे कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो नेट इफेक्ट क्या है, टोटल जो रिएक्शन है वो कैसा है, एंडोथर्मिक। ठीक है। दूसरे सॉल्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जो क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। वो क्या होंगे, इनके ऑपोजिट। इसमें सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। ठीक है। इसमें सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। उल्टी इन द सेंस इसमें क्या हो जाएगा कि जो ए इंटरेक्शन है वो कैसी होगी, वीक होगी। बी इंटरेक्शन भी वीक होगी, बट ए बी इंटरेक्शन कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। मतलब ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन क्या होगी, वीक, और ए बी इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। मतलब जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ए को मिल रही है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ये, यहाँ पे क्या मिलेगी, अब ए को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलने की वजह से जो ए का कंपोनेंट ऊपर जाएगा वो क्या जाएगा, बहुत कम जाएगा। तो बहुत कम कंपोनेंट जब ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या करेगा, बहुत कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मतलब जितना प्रेशर ए यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा था, अब उतना प्रेशर ए यहाँ पे एक्सर्ट कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, आपकी बढ़ गई, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, आपकी बहुत कम थी। मतलब यहाँ पे ए क्या था, आपका आज़ाद था, वो क्या कर सकता था, इजीली प्रेशर एक्सर्ट कर सकता था। बट यहाँ पे क्या हुआ, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से अब जो ए का कंपोनेंट है वो यहाँ पे ऊपर प्रेशर उतना ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जितना प्रेशर ए यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जितना प्रेशर ए यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए बढ़ जाएगा और पी ए आपका कम हो जाएगा। मतलब जितना प्रेशर ए यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा था वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू जितना प्रेशर ए यहाँ एक्सर्ट कर रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, अब बढ़ चुकी है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए क्लोरोफॉर्म और डाईइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड, एसीटोन और एनिलीन। ठीक है। क्योंकि अगर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की बात की जाए, एसीटोन है, ठीक है, और दूसरा है क्लोरोफॉर्म। अब जब इनको मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, और इन दोनों के बीच क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या थी, थोड़ी सी वीक थी। बट जैसे इन दोनों को आपस में मिक्स किया गया तो यहाँ पे क्या हो गई, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ए की जो आज़ादी थी वो क्या हो गई, अब कम हो गई। ठीक है जी। अच्छा, तो देखा जाए तो इसमें क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग। क्योंकि क्या हो रहा है अब इस केस में, यहाँ पे इन दोनों को तोड़ने में क्या लग रही है, कम एनर्जी। इन दोनों को अलग करने में, तोड़ने में एनर्जी क्या लग रही है, कम। वेयर एज यहाँ पे अगर देखा जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज। मतलब मेरी 20 जूल की एनर्जी लग रही है और मेरे को वापस 40 जूल की एनर्जी रही है। तो नेट इफेक्ट क्या होगा कि ये जो प्रोसेस होगी, डिसोल्यूशन प्रोसेस, ये कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ए यहाँ पे फ्रीली था, आज़ाद था, ए के पार्टिकल दूर दूर थे, बट यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो ए और बी क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? तो ये थे आपके दोनों सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन भी शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन। तो अगर इनको ग्राफिकली देखा जाए, दोनों को अगर इनको ग्राफिकली देखा जाए
तो ये था आपका रॉल्ड्स लॉ किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अगर पहले देखा जाए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ए बी इंटरेक्शन वीक हो जाती है, तो उसकी वजह से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन। तो पी ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ए और बी के बीच की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, ए का भी कम हो जाएगा, बी का भी कम हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है, और बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ए बी जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ए और बी के बीच वो कैसी होती है, वीक। तो ए के मॉलिक्यूल भी आज़ाद हो जाते हैं और बी के मॉलिक्यूल भी आज़ाद, मतलब जितना प्रेशर वो प्योर कंपोनेंट में एक्सर्ट कर रहे थे, सॉल्यूशन में वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तभी तो ये लाइन कहाँ चली गई, ऊपर से चली गई, और ये वाली भी कहाँ गई, ऊपर को। वेयर एज यहाँ पे क्या होता है, ए और बी की जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जितना ए प्योर कंपोनेंट में प्रेशर एक्सर्ट करा था वो बढ़ जाता है, और सॉल्यूशन में जितना वो प्रेशर एक्सर्ट करा था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ देखो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो गई, यहाँ पे भी प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो टोटल सॉल्यूशन की प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। तो इनको बोलते हैं हम सॉल्यूशन जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजियोट्रोप्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको हम डिस्टिल नहीं कर सकते। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम डिस्टिल नहीं कर सकते। एजियोट्रोप्स ऐसे मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, बॉयल, जिनको हम डिस्टिल नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल, डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, जिसमें हमारी डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होती। तो डिस्टिलेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, दो मिसिबल लिक्विड को अलग अलग करते हैं, दो मिसिबल लिक्विड को अलग अलग करते हैं। मिसिबल लिक्विड बोले तो जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उनको ईजिली अलग अलग कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। मान लो यहाँ पे मेरा ए का कंपोनेंट भी है और बी का कंपोनेंट भी है, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी समझते हैं 2 मिनट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट करना शुरू कर रहा हूँ। अब मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री। ये पूरा हमारा एक एपरेटस होता है, यहाँ आपका कंडेंसर लगा होता है, यहाँ आपका एक दूसरा बीकर लगा होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया, इसको हीट करना शुरू कर दिया। हीट करने की वजह से क्या होगा, ए के पार्टिकल की एनर्जी भी बढ़ेगी और बी के पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी। बट बी का बॉइलिंग पॉइंट है 50, ए का बॉइलिंग पॉइंट है 100, मतलब ए के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है बहुत स्ट्रॉन्ग और बी के पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जैसे हम हीट करना शुरू करेंगे तो बी के पार्टिकल भी कहाँ जाएंगे, ऊपर वेपर फेज में, और ए के पार्टिकल भी कहाँ जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे। तो बी के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से, तो जो बी के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में ऊपर जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में ऊपर जाएंगे। ज़्यादा मात्रा में ऊपर जाएंगे तो मतलब जैसे हम हीट देते रहेंगे तो बी ज़्यादा जाएगा, ए कम जाएगा, बी ज़्यादा जाएगा, ए कम जाएगा, ऐसा ही चलता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारा की सारा बी कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ से वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा, सारा की सारा ए बच जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए के पार्टिकल भी होंगे और बी के पार्टिकल, बट बी के पार्टिकल क्या होंगे, ज़्यादा, और ए के पार्टिकल क्या होंगे, कम। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिस्टिलेशन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, दो लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। बट एजियोट्रोप ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी हम डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, जिनकी हम डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स वो सॉल्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, रॉल्ड्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उनको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ओके, तो समझते हैं एजियोट्रोप्स किस तरह से काम करते हैं। मान लो ये है मेरा ए के कंपोनेंट और ये है मेरे बी के कंपोनेंट,
ठीक है, दोनों किस में होंगे, सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ एजियोट्रॉप्स की। ओके, अब होता क्या है, एजियोट्रॉप्स क्या होंगे, अब हमने क्या करनी है, इनकी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हम कब करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इनको हीट देना शुरू करेंगे। अब इसमें होता क्या है, मान लो ए के पार्टिकल है 60% और बी के पार्टिकल है 40%, ठीक है। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इनको हीट देना शुरू करेंगे, हीट देना शुरू करेंगे तो होगा क्या, कुछ एक ए के पार्टिकल ऊपर जाएंगे और कुछ एक बी के पार्टिकल ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो एजियोट्रॉप्स वो होते हैं कि जितनी कंपोजिशन इनकी लिक्विड स्टेट में होगी उतनी ही कंपोजिशन इनकी कहाँ होगी, गैसियस स्टेट में भी होगी। अगर मान लो ए के 60 पार्टिकल है, ए के 60 पार्टिकल है तो बी के कितने पार्टिकल होंगे, 40 पार्टिकल होंगे, ठीक है। अगर ए के एक टाइम में 6 पार्टिकल जा रहे हैं तो बी के कितने जा रहे हैं, 4 पार्टिकल। ए के 6 जा रहे हैं तो बी के कितने जा रहे हैं, 4 पार्टिकल। मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, इन दोनों को अलग अलग कर सकें, इनको डिस्टिल कर सकें, बट होगा क्या, जितना इनका रेशो नीचे है उतना ही रेशो कहाँ पे रहेगा, वेपर फेज में भी उतना ही रेशो रहेगा। तो मतलब इनको अलग कर पाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इनको अलग कर पाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। मान लो यहाँ पे थे ए के 1 2, ठीक है। लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे अगर देखा जाए, मान लो ए के कितने पार्टिकल थे, मान लेते हैं 20 पार्टिकल ए के हैं, ठीक है। मान लेते हैं 20 पार्टिकल किसके हैं, बी के हैं। दोनों के कितने पार्टिकल हैं, 20 पार्टिकल प्रेजेंट है। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। लेट अस सपोज वो कंसंट्रेशन कितनी है, 50-50, ठीक है। 50-50 है, 50% ये है, 50% ये है, मतलब 20 पार्टिकल ये हैं, 20 पार्टिकल ये है। ओके, मैंने हीट देनी शुरू कर दी। मान लो एक टाइम में ए के भी 5 पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, बी के भी कितने जा रहे हैं, 5 पार्टिकल, ठीक है। यहाँ कितने बच गए, 15, यहाँ पे भी कितने बच गए, 15। दोबारा हीट देनी शुरू की तो 5 पार्टिकल और चले गए, और यहाँ पे भी 5 पार्टिकल और चले गए, तो यहाँ बच गए अब 10, यहाँ पे भी बच गए 10, 5 और गए, यहाँ बच गए 5, यहाँ भी कितने बच गए, 5। और हीट दी, यहाँ पे कितने रह गए, 0, और सारे के सारे कहाँ चले गए, ऊपर। मतलब इन दोनों को अलग कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। एजियोट्रॉप ऐसे मिक्सचर होते हैं जितनी कंपोजिशन इनकी वेपर फेज में होती है उतनी ही कंपोजिशन इनकी कहाँ होती है, लिक्विड स्टेट में भी होती है। मतलब ऐसे क्या हो रहा था, ए के पार्टिकल ज़्यादा जा रहे थे, बी के पार्टिकल कम जा रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, ए सारा की सारा खत्म हो रहा था, बी वैसा ही बच रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, जितनी कंपोजिशन इनकी लिक्विड स्टेट में होगी उतनी ही कंपोजिशन इनकी कहाँ होगी, गैसियस स्टेट में भी होगी। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉड्स लॉ से। वो जो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉड्स लॉ से। तो इसमें हम जो ग्राफ है वो बनाते हैं बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर के बीच और मोल फ्रिक्शन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दूसरे का। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले पार्टिकल क्या होंगे, जिनका जो टोटल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की वैल्यू में ये क्या करेंगे, एजियोट्रॉप्स की तरह, एजियोट्रॉप मिक्सचर की तरह बिहेव करेंगे। और इसमें जो ये टेम्परेचर की वैल्यू होती है ये क्या होती है, दोनों कंपोनेंट से ही कम होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। जब इनकी कंसंट्रेशन इतनी होगी और टेम्परेचर इतना होगा तो इन दोनों को अलग कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो तब ये क्या करते हैं, एजियोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। वेयर एज मैक्सिमम बॉइलिंग ये कौन शो करते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉड्स लॉ से। और मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होते हैं, जिसमें जो आपका सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, प्योर कंपोनेंट से ज़्यादा होता है। तो मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में और इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में ये क्या करेंगे, एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे। तो ये कौन से होते हैं, नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर आप डिटेल में इस एजियोट्रॉप की वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें आपका लेवर रूल लगता है, पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये जो एजियोट्रॉप वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने जल्दी शॉर्टकट में इसको समझा दिया है, ठीक है। अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो अभी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे 2 तरह के एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ओके,
नेक्स्ट हमारा जो लास्ट फेज़ है, वीडियो ऑलमोस्ट अभी बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। ओके, तो लास्ट टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो यहाँ से तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है और आपको डेरिवेशन भी आ सकती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, ना कि उसका नेचर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, वो बोलने में कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बट कितने आदमी थे या कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके, तो इसको भी हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हमने अभी समझा है। मान लो मेरे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, इसको मैं सॉल्वेंट ये पार्टिकल है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो आपको पता है जैसे हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कितना वो कम हो रहा है, कितना वो कम हो रहा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, उसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कितना वो कम हो रहा है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, कि कितने हम उसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल रहे हैं। अगर कम सॉल्यूट पार्टिकल्स डालेंगे तो प्रेशर में कम चेंज आएगा, अगर हम ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स डालेंगे तो उसमें चेंज क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। तो उसको ही बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर है, जो आपका टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से। वो किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये क्या बन जाएगा, PA इज इक्वल टू XA। सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड, अब हमने क्या करना है, शो करना है। क्वेश्चन आता है शो दैट रिलेटिव लोअर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट, एक सीरीज में पक्का आएगा, शो दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय फ्रॉम 1, ठीक है, 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड माइनस कर रहा हूँ, ठीक है जी, 1 माइनस XA। तो ये क्या बन जाएगा, P0A माइनस PA मान लेते हैं, क्योंकि जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से आएगा, सॉल्यूशन का A की वजह से ही आएगा। P किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन, वो किसकी वजह से होगा, A की वजह से ही आएगा, ठीक है। P0A PA अपॉन P0A इज इक्वल टू 1 माइनस XA किसके बराबर हो गया, XB। तो इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर में कितना चेंज आया, वेपर प्रेशर में प्योर कंपोनेंट के मुकाबले कितना चेंज आया, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, कि कितना हम क्या कर रहे हैं, इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोलर मास भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो सिंपल फार्मूला है मोलर मास निकालने का। तो यहाँ पे दे रखा है आपको XB का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो ये कैसे निकलता है, गिवन मास, अच्छा, तो XB कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B गिवन मास अपॉन मोलर मास, और XA कैसे निकलेगा, मोलर मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ B, ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर पुट करें, XB किसके बराबर हो जाएगा, WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। अगर देखा जाए, अगर हम मान लें कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत कम है, जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, सॉल्यूट को हमने क्या डाला है, कम मात्रा में डाला है, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो किसके बराबर हो सकता है, आपका इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट के बराबर। क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। लेट अस सपोज दैट इसकी कंसंट्रेशन है 0.99, इसका मोल फ्रैक्शन है ये, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, इतना। तो इसको हम इसके कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको कितना मान लेते हैं, WA अपॉन MA। तो यहाँ से क्या बन गया, XB इज इक्वल टू WB, MB कहाँ आ गया, नीचे, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बच गया, WA अपॉन MA। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो हम इसको कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई WA मल्टीप्लाई MA। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, MB मोल फ्रैक्शन। तो ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर को आ जाएगा।
एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम ए अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू ए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? मोलर मास की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो न्यूमेरिकल में आपको सब कुछ दिया होगा, सिर्फ आपने लास्ट में वैल्यूज पुट करनी होगी। ठीक है जी, अच्छा क्लियर है। नेक्स्ट जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हुआ क्या, जैसे हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, नेक्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मान लो मेरे पास क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, पहले सारा का सारा क्या था मेरे पास, सॉल्वेंट था। ठीक है, सारा की सारा प्योर सॉल्वेंट था। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मैंने इसमें क्या डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैंने क्या करना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो आपका प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। देखो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ओके, पहले यहाँ पे सारे के सारे किसके पार्टिकल थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल, और सारे के सारे कैसे थे, वॉलेटाइल। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सारे के सारे पार्टिकल कहाँ जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, और ऊपर क्या कर रहे थे, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ कुछ एक पार्टिकल ही कहाँ जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, और क्या एक्सर्ट कर सकते हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे थे और प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे सारे पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे जो प्रेशर था, यहाँ पे जो प्रेशर था वो क्या था, कम था। तो अगर इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे 50 पार्टिकल है ऊपर, तो यहाँ पे होंगे सिर्फ 20 पार्टिकल। तो 50 पार्टिकल लेटर सपोज इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं जो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो 50 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। वेयर एज इसका प्रेशर इसके बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको और हीट देनी पड़ेगी। फिर 10 और जाएंगे, फिर 20 और जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना पहुँच जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से क्या हो गया, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा जाए, एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए, ठीक है, जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के लिए। ठीक है, तो मोलैलिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये जो Kb है इसको बोला जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोला जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, जितना एलिवेशन किस में आया, जितना एलिवेशन किस में आया, बॉइलिंग पॉइंट में आया, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी थी, 1। जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी थी, 1, तो जितना भी उसमें क्या आएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा, उसको बोला जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से मोलर मास भी निकाल सकते हैं, मोलर मास भी हम निकाल सकते हैं। तो ये भी आपका बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं हम ख़त्म करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी बहुत छोटी होने वाली है, जिसमें हम 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और वेंटो फैक्टर की बात करेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी तरह हमें आगे भी प्यार देते रहें, हमारी वीडियोज़ को आगे देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।